नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें आपके एग्जाम की, जुडिशरी के एग्जाम की बात करती हूँ, मैं एडीजी के एग्जाम की बात करती हूँ, तो पोक्सो एक्ट आपको दोनों में मिलता है। इवन तो पोक्सो एक्ट जो है एपीयू के एग्जाम होते हैं, कई जगह एडीए के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर भी काम आता है। तो चलिए आज समझते हैं पोक्सो एक्ट है क्या और इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो आज ये सभी जने पोक्सो एक्ट की तरफ। पोक्सो एक्ट जो है वो आया हमारे पास 2012 में आया। कब आया? 2012 में। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? तो लिखो सबसे पहले इस एक्ट का ऑब्जेक्ट, उद्देश्य लिखो। पोक्सो एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में लिखो पोक्सो एक्ट का उद्देश्य, पोक्सो एक्ट का उद्देश्य बालकों के साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट में प्रिवेंशन करना है। हिंदी वाले, सेक्सुअल पोक्सो एक्ट का उद्देश्य बालकों के साथ हो रहे लैंगिक अपराधों का निवारण करना, लैंगिक अपराधों का निवारण करना एवं अपराधी को सजा दिलाना, एवं अपराधी को सजा दिलाना, अपराधी को सजा दिलाना। और साथ ही साथ जिस बच्चे के साथ अपराध हुआ है, साथ ही साथ जिस बच्चे के साथ अपराध हुआ है उसका पुनर्वास करवाना, उसको रिहेबिलिट करवाना, उसकी केयर करना। जिस बच्चे के साथ अपराध हुआ है उसको पुनर्वास करवाना, रिहेबिलिटेशन कराना। इंग्लिश वाले, पोक्सो एक्ट का ऑब्जेक्ट होता है चिल्ड्रन को सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्ट करना, एज वेल एज जिसने ऑफेंस किया उसको पनिश करना और बच्चे को रिहेबिलिटेट करना। ये इसका उद्देश्य है। पोक्सो एक्ट के अंदर क्या होता है? क्योंकि अपन पढ़ते हैं बीएनएस, जब बीएनएस बना हुआ है, बीएनएस बना हुआ है, वहाँ पे रेप के लिए पनिशमेंट भी दी हुई है। बीएनएस बना हुआ है, रेप के लिए पनिशमेंट दी हुई है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमें पोक्सो लाना पड़ा? तो रेप जो है वो सबका हो सकता है, सबका मतलब जो 18 साल से कम की लड़की है उसका भी हो सकता है, 18 साल से ज़्यादा की लड़की उसका हो सकता है। लेकिन रेप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। रेप किससे निकल के आया? सेक्सुअल अब्यूज से। तो क्या सेक्सुअल अब्यूज लड़कों का नहीं हो सकता है? लड़कों का हो सकता है। लेकिन रेप जो है सिर्फ महिलाओं के लिए सजा दे रहा है, लड़कों के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो पहला रेप जो है वो किसी भी एज के लिए हो सकता है। और रेप किसका एक्सटेंड है? सेक्सुअल अब्यूज का है। तो पहले सेक्सुअल अब्यूज होने से पहले रोक दो। तो वहाँ पे जो अपना पोक्सो एक्ट है ये किसकी बात करता है? बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से कम की, बिलो 18 ईयर्स। और किसकी बात करता है? लड़का और लड़की दोनों की, लड़का और लड़की दोनों की। तो लिख दो पोक्सो एक्ट में चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को ही सेक्सुअली अब्यूज होने से प्रिवेंट करता है। जबकि जो रेप है वो इसका एक्सटेंड है, और वहाँ पर ये जो रेप है वो इसका एक्सटेंड है, और वहाँ पर सिर्फ लड़कियों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है। इसलिए जब कभी किसी लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है तो रेप में भी काउंट होता है और इसमें भी काउंट होता है। तो जब कोर्ट में ट्रायल चलती है तब दोनों सेक्शन लगते हैं, पोक्सो के सेक्शन भी और बीएनएस की भी। ऐसा क्यों? प्लस कर दिया मैंने, दोनों के सेक्शन लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पोक्सो एक्ट एक स्पेशल लॉ है। लिखो दोनों लगते हैं, लिख दिया, दोनों लगते हैं, बीएनएस और ये लिख दिया बीएनएस। अब लिखो क्योंकि, तो अब एक टाइटल बनाओ बेटा, एक एरो बनाओ, एरो ऐसे एरो बनाओ, लिखो पोक्सो एक्ट एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ है। तब आपके मन में आएगा कि मैडम आपने स्पेशल लॉ कैसे बोला? विशेष विधि बोली। मैंने क्या कहा? पोक्सो एक्ट एक विशेष विधि है, एक स्पेशल लॉ है। तो मेरा सवाल है चंद्रिका से, क्या चंद्रिका पोक्सो एक प्रोसीजर लॉ है? प्रोसीजर लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है? नहीं। क्या पोक्सो एक सब्सटेंटिव लॉ है? नहीं। तो पोक्सो क्या? ये एक स्पेशल लॉ है। जैसे हम पढ़ते हैं लॉ, इधर आ जाओ सब जने, हम पढ़ते हैं लॉ 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला लिखो प्रक्रियात्मक विधि, सुना है ना आप लोगों ने? प्रक्रियात्मक विधि। आप हिंदी मीडियम के भी हो ना तो भी आपको इंग्लिश याद आती, ध्यान रखना। दूसरा आता है सारवान विधि, सारवान विधि। तीसरी आती विशेष विधि, तीसरी आती विशेष विधि। और चौथी आती है स्थानीय विधि, स्थानीय विधि।
इसको बोलते हैं प्रोसीजर लॉ। इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। इसको बोलते हैं स्पेशल लॉ। इसको बोलते हैं लोकल लॉ। ये वर्ड तो सुने हुए ममता, एक प्रोसीजर लॉ होता है, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, ये तो सुना हुआ है ना। अपन जब पढ़ाई करते हैं तो अपन पढ़ते BNSS, जो CRPC होती थी, कैसा लॉ था वो अपना? प्रोसीजर लॉ होता था। जो IPC होती थी वो अपना सब्सटेंटिव लॉ होता था। जो एविडेंस एक्ट होता था वो अपना प्रोसीजर लॉ होता था, है ना। तो ये एक होता प्रोसीजर लॉ। तो प्रोसीजर लॉ का काम क्या है कि जब कोई अपराध करके कोर्ट में आ जाता है तो जज साहब क्या करेंगे? हियरिंग करेंगे, उसको सजा देंगे। तो सजा देने का काम किसका है? प्रोसीजर लॉ का। तो मुझे बताओ IPC, जिसको BNS कहते हैं, क्या IPC में जज साहब का नाम लिखा हुआ है? IPC में से पनिशमेंट लिखा हुआ है। जज का नाम कहाँ लिखा हुआ है? जज कहाँ बैठता है? CRPC में, यानी BNSS में। तो जहाँ जज साहब के बारे में बताया गया है, जज साहब की शक्ति के बारे में बताया गया, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया है, उसे बोलते प्रोसीजर लॉ। ठीक है, तो प्रोसीजर लॉ के एग्जाम्पल लिख दो। तो प्रोसीजर लॉ कौन है? जो प्रोसीड करता है। एग्जाम्पल लिख दो, BNSS। ठीक है चंद्रिका, पहले अपना CRPC हुआ करता था बेटा, अब अपना CRPC हट गया और CRPC की जगह पे अब अपना आ गया BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हाँ, नाम चेंज हो गया। और तो और नाम भी हिंदी में है, मतलब इंग्लिश मीडियम वाला भी यही बोलेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और हिंदी वाला भी यही बोलेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। खतरनाक हो गया ना। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा CPC, ये तो पहले वाला ही है, 1908। ठीक है, तीसरा जो हमारा नाम है, तीसरा जो है हमारा नाम वो है BSA 2023। BSA का फुल फॉर्म क्या है पता है चंद्रिका? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब उसको इंग्लिश में नहीं बोलेंगे। यस, नाम चेंज के पूरे कानून चेंज हो गए बेटा। हाँ, जो तूने पिछले कोर्स में पढ़ा ना वो सब बदल गया, अब बदल गया। अब एविडेंस को एविडेंस नहीं बोलना है, साक्ष्य बोलना है। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाला भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोलेगा बेटा, और इंग्लिश मीडियम वाला भी ममता भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोलेगा। ठीक है, तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो बोलते हैं बेचारे, दोनों दोनों बोलते हैं, बोलते हैं। फिर वो BS से बोलते हैं। फिर आता है लिमिटेशन एक्ट। कैसा एक्ट? लिमिटेशन एक्ट 1963। और लिमिटेशन एक्ट के बाद जो है हमारे पास आता है, अगला आता है लिमिटेशन के बाद SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। चौथा आता है अपने पास SRA 1963, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये 5 ऐसे कानून हैं जो किसकी बात करते हैं? ये जो 5 कानून हैं ये बात करते हैं हमारे प्रोसीजर लॉ की, प्रक्रियात्मक विधि की। ठीक है, प्रक्रियात्मक विधि की। प्रोसीजर लॉ प्रक्रियात्मक विधि लिख दिया। अब लिखो प्रक्रियात्मक विधि की परिभाषा। इन सबको प्रक्रियात्मक विधि कहते, लिख दिया। हाँ, अब लिख प्रक्रियात्मक विधि की परिभाषा। प्रोसीजर लॉ को डिफाइन करती हूँ पहले इंग्लिश वाले। प्रोसीजर लॉ वो लॉ होता है जो कि सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करता है। तो क्या कहता है? प्रोसीजर लॉ इज दोज लॉ टू एनफोर्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। हिंदी वाला आप लिखो, प्रक्रियात्मक विधि वह विधि है जो सारवान विधि का क्रियान्वयन करती है। प्रक्रियात्मक विधि वह विधि है जो सारवान विधि का क्रियान्वयन करती है। प्रोसीजर लॉ इज दोज लॉ टू क्या कहते हैं? प्रोसीड या एनफोर्स, एनफोर्समेंट ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ। क्रियान्वयन, क्रियान्वयन देख, क्रियान्वयन मतलब उसको लागू करवाती है। ठीक है, उसको फॉलो करती है। तो प्रोसीजर लॉ का काम क्या है? सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करवाना। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 कहता है मैं हूं आपका सब्सटेंटिव लॉ। हिंदी मीडियम वाले, सब्सटेंटिव लॉ के हिंदी में पहला नाम है सारवान विधि। ठीक है, अब हिंदी के और नाम लिखो इसके। इसको मौलिक विधि भी बोलते हैं, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इसको मौलिक विधि भी बोलते हैं, और एक और लिखो, इसको मूलभूत विधि भी बोलते हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इसका रीज़न बताती हूँ। मैंने इसको ऐसा इसलिए कहा क्योंकि क्या होता है कि जब है ना अपन पढ़ेंगे ना आर्टिकल नंबर 14 तो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहता है आर्टिकल 14 कहता है कि साहब मैं तो प्रोसीजर लॉ सब्सटेंटिव लॉ दोनों पे अप्लाई होता हूँ। हिंदी में वहाँ लिखा होता है ये प्रक्रियात्मक विधि और मौलिक विधि दोनों में अप्लाई होता है। तो आप तो मौलिक का शब्द मतलब मूल अधिकार समझते हो। अगर आपको कहीं लिख जाए मौलिक
मूल अधिकार समझ लेते हो आप तो, फंडामेंटल नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मौलिक के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। एक मौलिक आपका फंडामेंटल राइट्स होता है, तो एक मौलिक आपका सार्वभौम विधि भी होती है, ठीक है। तो सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, तो पहले इंग्लिश वाले, सब्सटेंटिव लॉ मीन्स जो राइट्स, लाइबिलिटी, ड्यूटी एंड पनिशमेंट को डिफाइन करता है। तो डिफाइन क्या करता है, राइट्स, लाइबिलिटी, ड्यूटी एंड पनिशमेंट। हिंदी वाले लिखिए, सार्वभौम विधि वह विधि होती है जो, सार्वभौम विधि वह विधि होती है जो अधिकार, दायित्व, अधिकार, दायित्व, कर्तव्य एवं दंड को परिभाषित करती है, एवं दंड को परिभाषित करती हैं, दंड को परिभाषित करती हैं। सार्वभौम विधि वह विधि होती है जो अधिकार, दायित्व, कर्तव्य और दंड को परिभाषित करती है। इसका मतलब जो परिभाषा का काम करती है, जो डिफाइन करती है, वो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए BNS कहता है जो कोई भी चोरी करेगा उसको 3 साल की सजा मिलेगी, ठीक है। तो उसने बताया चोरी करने का मतलब किसी की अनुमति के बिना, किसी परमिशन के बिना किसी चीज को हटा देना, चोरी है। अब आपने चोरी कर ली, लेकिन अब चोरी की तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में, जज साहब के पास जाना पड़ेगा, विटनेसेस को बुलाना पड़ेगा, एविडेंस लेना पड़ेगा, फिर आपको सजा देनी है। तो BNS ने क्या किया, बता दे चोरी क्या होती है, चोरी की सजा क्या है, वो सजा देने का काम कौन करेगा, BNSS, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास BNS। तो आपको आज एक और चीज सिखाती हूँ। आदमी ऑफेंस करता है BNS 2023 में, उसको पकड़ के लाते कोर्ट के सामने, BNSS के सामने, और BNSS जो है क्या करती है, एविडेंस लेती है BSA 2023 में, और एविडेंस लेके सारे सबूत और गवाहों के आधार पर सजा देती है। तो पता चला BNS से पनिशमेंट बताता है, ऑफेंस बताता है, लागू कौन करता है, BNSS, सजा कौन देता है, BNS। किसके सहयोग से देता है, BSA के, क्योंकि बिना सबूत के किसी को सजा दे सकती है। आप क्या कहोगे, सबूत क्या है कि मैंने ऐसा किया। हाँ, कभी कभी बिना सबूत के भी सजा दी जा सकती है। कब, जब आप जज साहब के सामने कहते हो, जज साहब मैंने चोरी की है, मुझे पछतावा है, आपको जो सजा दे दो। इसको बोलते हैं कन्फेशन करना, सम स्वीकृति करना, ठीक है। अब ये दो तो हो गए, और कौन हो सकता है, TP एक्ट, नाम सुना कभी TP का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो भी सब्सटेंटिव लॉ है। और आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम सुना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी हमारा सब्सटेंटिव है। तो BNS, TP, कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे लॉ है, ये हमारे सब्सटेंटिव लॉ है। अब चलते हैं वापस आगे स्पेशल लॉ, क्योंकि हम इसीलिए इतनी देर से सब बोल रहे हैं, क्योंकि हमें किसके बारे में जानना था, हमें जानना था हमारे पोक्सो के बारे में। तो आगे चलते हैं, ये है हमारी स्पेशल विधि। अब आता है स्पेशल विधि का मतलब क्या होता है बेटा, स्पेशल विधि, विशेष विधि, जो किसी विशेष विषय पर बात करती है, स्पेशल सब्जेक्ट पर बात करती है। तो लिखो, विशेष विधि वह विधि होती है, विशेष विधि वह विधि होती है जो किसी विशेष विषय पर बात करती है, किसी विशेष विषय पर बात करती है। इंग्लिश वाले स्पेशल लॉ इज दोज लॉ जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। विच इज ए टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, विच इज ए टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए पोक्सो जो बच्चों के साथ ऑफेंस की बात करता है, इसमें बड़े नहीं आएंगे, 18 साल से ऊपर का कोई बंदा है उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस होगा, यहाँ आएगा नहीं। तो इसका मतलब पहला आया पोक्सो। पोक्सो किसकी बात करता है, आगे लिख दो, सिर्फ बच्चों की बात करता है, ठीक है। नंबर 2 करते हैं जेजे एक्ट। जेजे एक्ट किसकी बात करता है बेटा, वो भी बच्चों की बात करता है, बड़ों की बात नहीं करता है। तीसरा लिखो NDPS, नाम सुना कभी NDPS का, कोर्ट जाता है तो कहते हैं NDPS के मैटर ऐसा, जो किस में पकड़ा जाता है, अफीम में, पता है आपको अफीम, ड्रग्स। तो NDPS में अफीम, हीरोइन, ड्रग्स से रिलेटेड बात करता है। आप जाके देखना NDPS में दारू की बात नहीं होती है, दारू की बात नहीं होती। दारू की बात कहाँ होती है,
एक्साइज एक्ट में, दारू की बात क्या होती है? एक्साइज एक्ट, एक एक्साइज एक्ट बना होता है, एक्साइज, जो बार्जेस में भी है, जो किसकी बात करता है? दारू की। वहाँ सिर्फ लिक्विड चीज़ों की बात होगी, दारू, बियर, सब। क्या सीखा आपने? आईटी एक्ट, एक इसका एक्साइज एक्ट को कहते हैं हिंदी में, एक्साइज को एग्जैक्ट हिंदी भी नहीं आ रही मुझे। एक्साइज एक्ट होता है ना, जो क्या बोलते हैं, दारू पकड़ते हैं, बियर नहीं, इसका नाम है पूरा एक्साइज एक्ट है ये। हर स्टेट का अपना एक्ट होता है? नशीली पदार्थ, इसका हिंदी एग्जैक्ट बताऊंगी थोड़ी देर में तेरे को। एक्साइज एक्ट, ठीक है, जिसमें दारू बियर की बात होगी। ओके, आगे चलो। आईटी एक्ट, आईटी एक्ट का नाम सुना कभी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल से संबंधित, वीडियो से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर से संबंधित, सिर्फ इसी की बात करता है, किसी और की बात करते ही नहीं है ये। नंबर 6 SC ST, जो सिर्फ SC ST की बात करता है, दूसरों की बात ही नहीं करता है। यदि कोई भी ओबीसी या जनरल ठोकेगा SC ST को तो इस एक्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्ट सिर्फ SC ST को प्रोटेक्ट करता है। तो आपने क्या चीज़ देखी कि ऐसे कानून जो सिर्फ पर्टिकुलर लोगों की बात करता है, पोक्सो सिर्फ बच्चों की बात करेगा, जे सिर्फ बच्चों की बात करेगा, एनडीपी सिर्फ अफीम ड्रग्स की बात करेगा, हेरोइन की बात करेगा, एक्साइज एक्ट दारू की, बियर की बात करेगा, आईटी एक्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात करेगा, SC ST सिर्फ SC ST को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों कानून है हमारे पास। ये तो नाम इसलिए बताया कि ADJ के कोर्स में, RJ कोर्स में कॉमन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, यूज टू होने चाहिए, है ना। तो इन सारे कानून को क्या बोलते हैं? स्पेशल लॉ। इसलिए जब मैंने आपसे पूछा पोक्सो लॉ कैसा है, तो क्या लिखाया? ये एक स्पेशल लॉ है। तो इतनी कहानी सुनी तब पता चला ये स्पेशल क्यों है। आप समझ में आ गया? जो पर्टिकुलर विषय की बात करता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल लॉ। अब देखो, जब स्पेशल लॉ में भी कोई चीज़ आई और जब जनरल लॉ में भी कुछ आता है, तो उस केस में क्या होता है? तब दोनों कानून लग जाते हैं। पर पहली प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलती है? स्पेशल लॉ। तो एक लाइन लिख दो कहीं पर, नोट लगाओ, NOTE नोट, NOTE नोट। जब कभी कोई अपराध, जब कभी कोई अपराध विशेष विधि और BNS में आती हैं, जब कभी कोई बात विशेष विधि और भारतीय न्याय संहिता दोनों में आती हैं, तो दोनों बातें लागू होंगी, दोनों बातें लागू होगी। परंतु जब उन दोनों में विरोधाभास हो जाता है, तो कौन लागू होगा चंद्रिका? यस, स्पेशल लॉ। जब दोनों में विरोधाभास हो जाता है तो कौन लागू होगा ममता? जब आपके भारतीय न्याय संहिता और विशेष विधि यानी पोक्सो में कोई विरोधाभास हो जाता है, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी ममता? यस, स्पेशल लॉ को। देखो, मैं बोलती हूँ हिंदी, ये दोनों बोल रहे इंग्लिश, और जबकि मीडियम इनका हिंदी, और मैं तुम लोगों के लिए हिंदी बोल रही हूँ। यस, वेरी गुड। स्पेशल लॉ, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला आप लिखेंगे, जब कभी भी स्पेशल लॉ एंड जनरल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो उस केस में स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है, उस केस में स्पेशल लॉ प्रिवेल। तो क्लियर? पोक्सो एक्ट कैसा लॉ है? स्पेशल लॉ है। BNS कैसा है? सब्सटेंटिव लॉ है। और BNSS कैसा है? प्रोसीजर लॉ है। तो ये पूरा डायग्राम रटा होना चाहिए चंद्रिका। मैं कराते पूछूंगी कि प्रोसीजर लॉ में क्या क्या आता है। ओ लिख, BNSS की फुल फॉर्म लिख, साइड में कोई रफ बना है यहीं साइड में लिख दे। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पुराने बच्चे उनको नया पढ़ने में थोड़ा जोर आएगा, ये भारतीय न्याय संहिता। अब उनको पूछो सरकार को कि नाम में क्या पढ़ा था, नाम तो कुछ भी रख लेते हैं, पहले वाला कहीं गलत था क्या? IPC बोला नहीं, अंग्रेजों के कानून को हटाएंगे, नया नाम देंगे। अभी नाम में क्या पढ़ा, काम करके दिखाओ ना, बट नहीं मानते हमारी काम बात। हो गया, आगे चले। अब अगला क्या वर्ड लिखा है? लोकल लॉ। अब इतनी बातें सुनने के बाद आप ही बता दो मुझे इस लोकल लॉ के एक आधा एग्जाम्पल। अब आप ही बता दो, मैं तो नहीं बताती। ममता, लोकल लॉ का एग्जाम्पल। ममता, लोकल लॉ। यस, बिल्कुल सही जवाब, राजस्थान रेंट कंट्रोल। यानी आपको ये पता है लोकल लॉ का मतलब होता है जो पर्टिकुलर किसका रिलेटेड होता है, उस स्टेट का। अगर राजस्थान आएगा तो क्या आ जाएगा?
राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। यूपी होगा तो यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट। बिहार होगा तो बिहार रेंट कंट्रोल एक्ट। एमपी होगा तो एमपी में रेंट कंट्रोल को लिखा है एमपी अकोमोडेशन एक्ट, ठीक है, एमपी अकोमोडेशन। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल, ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिख दे बस। राजस्थान होगा तो राजस्थान रेंट कंट्रोल, और अगर यूपी होगा तो यूपी रेंट कंट्रोल। ठीक वैसे पंचायत एक्ट पढ़ा आप लोगों ने, पंचायत जो पंचायती करता है तो राजस्थान पंचायत एक्ट, यूपी का होगा तो यूपी पंचायत एक्ट, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ पंचायत एक्ट। यानी जिनको लोकल एरिया में जो एक्ट अप्लाई होते हैं उनका सबका अंदर कंटेंट लगभग सेम होते हैं, बस अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस उनके नाम चेंज होते हैं। तो आगे जैसे तुम्हें किसी भी ना एक्ट के आगे नाम दिखा, जैसे एक्साइज एक्ट है ना, तो राजस्थान में आता राजस्थान एक्साइज एक्ट, गुजरात में आता गुजरात एक्साइज एक्ट, और छत्तीसगढ़ में आता छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, क्योंकि सभी जगह दारू की स्थितियाँ अलग अलग होती है तो वो अलग अलग वे में आते हैं, ठीक है। अब वापस चलो पोक्सो में। तो सिर्फ पोक्सो को मुझे स्पेशल समझाने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे पूरा डायग्राम बताना पड़ा कि ये स्पेशल लॉ कैसे हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में चंद्रिका ममता आप दोनों से मैं पूछूंगी कि बताओ प्रोसीजर लॉ में क्या क्या आता है सबसे, क्योंकि जब तक आपको कानून की नींव ही नहीं पता है तो आप कानून सीख ही नहीं पाओगे। तो कल आते पूछूंगी सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, इसके डेफिनेशन में क्या क्या है, ठीक है। अब चले वापस पोक्सो में। अब पोक्सो एक्ट इतना बड़ा नाम है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, हिंदी वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण दिन 2012। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। गुजरात जुडिशरी के अंदर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, वैसे सवाल पूछ लेते हैं पोक्सो का फुल फॉर्म लिखिए। अब आप तो इतने सालों से पोक्सो 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 बोल रहे हो, अब आपको ये पता ही नहीं फुल फॉर्म क्या है। राजस्थान के अंदर 2013 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते थे और वो भी पूछते थे इस एक्ट का पूरा नाम बताओ। अब आप जब एग्जाम दे तो गुस्सा आता है, ये कोई तरीका होता है क्या? तरीका है, आप लिखो नाम पूरा। आपको किसने कहा कि क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में? बैलेट शुरू होने से लेकर लास्ट तक जो कुछ है वो एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट नोट आते रहते हैं, इसलिए हर कानून का फुल नेम भी आपको आना चाहिए। नंबर 2, एक्ट नंबर क्या लिखा देखो मैंने, एक्ट नंबर लिखा मैंने 32। कितना लिखा है एक्ट नंबर? इधर आइए सब जना, नजर घुमाइए, 32। तो जुवेनाइल अपन याद रखते 16 साल का उम्र का हो गया, अक्सर 16 साल मुंह से निकलते हैं तो 16 दूना 32, वैसे तो 18 साल से कम होता है, लेकिन अपने मुंह से हमेशा क्या निकलता है? 16 साल से कम। अब जाके अपन यूज टू 18 से कम, बाकी अपन बच्चा किसको मानते हैं? 16 से कम, क्योंकि आफ्टर 16 आप रेस वाली गाड़ी चला सकते हो, उससे पहले चलाने नहीं देते ना, और आफ्टर 18 आप गियर वाली गाड़ी चला सकते हो, तो अपने मुंह से 16 निकलता। तो याद रखना इसका एक्ट नंबर 32 है, याद हो गया? व्हाट इज एक्ट नंबर 32 बनता? तो इस 2012 में बहुत सारे कानून बने हैं, इसका जो सिग्नेचर हुआ है जनवरी से दिसंबर तक वो 32वें नंबर पे हुआ है। ओके, देन आता है टोटल चैप्टर कितने हैं भाई? टोटल चैप्टर हमारे 9 हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं? 46 हैं। इसके अंदर एक शेड्यूल दी गई है, उस एक शेड्यूल में कुछ ऑफेंसेस के सेक्शंस लिखे हुए हैं जो कि इसमें भी हैं और जो कि क्या है, देखो निकालो शेड्यूल, आपने डायरेक्ट है आपके पास, और सॉरी ये ऑफेंसेस की लिस्ट तो उसमें दी गई, सॉरी क्या बोलते हैं अपने SC/ST एक्ट में, इसमें एक शेड्यूल दी गई है। उस शेड्यूल में टोटल 18 पॉइंट है और ये बताते हैं कानूनों के नाम। किसके नाम? कानूनों के। अब आप कहेंगे मैडम ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल, MP जुडिशरी कुछ भी पूछ सकती है। MP जुडिशरी तो शेड्यूल से मेन का क्वेश्चन भी पूछ लेती है, क्योंकि वो MP जुडिशरी है, वो कुछ भी पूछ सकती है। तो याद होना चाहिए, पूछ देंगे आपको शेड्यूल के अंदर है। ये शेड्यूल किससे रिलेटेड है? सेक्शन 2C से। इसमें कितने कानूनों की बात की गई? 18 कानूनों की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो शेड्यूल 1 में 18 सब्जेक्ट बताए गए हैं, ये 18 यहाँ लिख दो, याद रहेगा हमेशा। सिग्नेचर कब हुए भाई इसके ऊपर? 19 जून को। कब हुए? 19 जून। और कमेंसमेंट कब हुआ इसका? 14 नवंबर, जो कि आने वाला है। तो ये तो याद हो जाएगा चिल्ड्रन डे पर, चिल्ड्रन के लिए आया 14 नवंबर 2012। इसका एक्सटेंड कहाँ है? होल ऑफ इंडिया में। कब से आया? 31 अक्टूबर 2019, क्योंकि इससे पहले कहाँ अप्लाई नहीं होता था? जम्मू कश्मीर पे नहीं। फिर अब कहाँ होने लगा? 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटा तो ये भी जम्मू कश्मीर पे लागू हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ आपका प्रारंभिक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपको एक और काम करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी है। राम जाता है, राम जाएगा और राम गया, और राम गया कभी वापस ही नहीं आया, इसलिए इंग्लिश ही नहीं आई। तो आज के बाद क्लास के अंदर जब भी कोई डायग्राम बनेगा दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे। नंबर 2, क्लास में जितना भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी उन सबके टाइटल हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखोगे। तो रूटीन जब करोगे, करत अभ्यास, तो आपको फटाफट स्पेलिंग ठीक होने लग जाएगी। और रूटीन पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एक साल में अगर आपने क्या, जैसे आप फ्री है, अभी एग्जाम नहीं है,
तो पूरा कानून हिंदी इंग्लिश में रीड करो। हमारे पास सारे कानून कैसे होते हैं, डिगलोट में होते हैं। आपको लगता है मेरे का मन नहीं लग रहा है, आज बहुत मूड ऑफ है मेरा, उस समय क्या करना है, जो सेक्शन पढ़ा हिंदी में उसी को इंग्लिश में पढ़ लो और अंडरलाइन कर लो जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आया। फिर मोबाइल में आजकल इतने ऐप है, वो आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखा देगा। आप खुद कहोगे मैडम इतने टेंस सीखे, टाइम वेस्ट किया, ये तो रूटीन से ही हो गया। बिल्कुल रूटीन से हो जाता है, ठीक है। अब आता है आपके पास चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, सेक्शन 1 2 का 2। हर कानून की एक खासियत है, वो चैप्टर 1 हमेशा प्रीलिमिनरी देती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो आज का आपका होमवर्क है, आपने जो भी कोर्स ज्वाइन कर रखा है उसके अंदर जितने बैरेक्ट है उन सब बैरेक्ट को निकालना है और सबका प्रीलिमिनरी ढूंढना है और सबका सेक्शन लिख के लाना है। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा होगा एक्ट का नाम देखोगे, उसके एक्ट नंबर लिखना है और प्रीलिमिनरी लिखना है। तो उससे सबसे पहली बात पता चलेगी कि आपके पास कितने बैरेक्ट अभी तक है ही नहीं, कितनी किताबें है ही नहीं, और ये भी पता चलेगा अच्छा इतनी मुझे पढ़नी, मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी, दोनों डिसीजन हो जाएगा। फिर आता है नंबर 2, किसकी बात हो रही है, और सेक्सुअल ऑफेंसेस की। चैप्टर 2 सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों की बात कर रहे हैं। बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध 3 से 12, या 3 से 12 में अलग अलग डिवाइड किया जाएगा। 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8, 9 to 10, 11 to 12, दो सेट में करेंगे। फिर आता है बच्चों का अपन ने सेक्सुअल ऑफेंस किया, अब हमने उनको पोर्नोग्राफी यूज़ की। आजकल जाओ यूट्यूब पे, क्या क्या नहीं दिखता आपको, सब कुछ मिलता है। तो जो भी है उन सब के अगेंस्ट केस किया जा सकता है। तो यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस एंड पनिशमेंट देयरफॉर, यदि बच्चे का तुम अश्लील साहित्य बनाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। वैसे बड़ों की परमिशन के बिना बनाओगे तो उसकी भी सजा मिलेगी, पर वो यहाँ नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी, BNS में। याद आया, भारतीय न्याय संहिता पहले IPC में हुआ करता था 292, तो वहाँ चली जाती है। तो क्या कहा है, पोर्नोग्राफी। अब देखो आपको हिंदी नहीं आती है पर आपको पता है पोर्नोग्राफी देखते हैं तो पोर्नोग्राफी यूज रहता है। तो यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य के लिए बच्चों के प्रयोजन करना, उसके लिए दंड कितना, 13 से 15। तो चैप्टर 1 कहता मैं प्रीलिमिनरी हूँ, 2 कहता सेक्सुअल ऑफेंसेस है, और 3 कहता पोर्नोग्राफी पर्पज से बच्चों को यूज करना है। चैप्टर नंबर 4 कहता है ये ऑफेंस आपने नहीं किया, किसी और से करवाया। ये ऑफेंस आपने नहीं किया, मैंने नहीं करके चंद्रिका से करवाया। भाई चंद्रिका ये बना, पैसे मिलेंगे अपन दोनों को, मैंने कुछ किया, मैं तो पीछे रह गई, वीडियो सब चंद्रिका ने, तो पकड़ी कौन जाएगी, चंद्रिका। लेकिन मैंने उसका अबेटमेंट किया है, तो मैंने अबेटमेंट किया तो मुझे भी सजा मिलेगी। तो अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, 3 चीजें, दूसरे वाले को उकसाना, या फिर उसको षड्यंत्र में शामिल होना, या फिर उसकी सहायता करना, इंस्टिगेट करना, कॉन्स्पिरेसी करना, या फिर सहायता करना। ये क्या है, वो अबेटमेंट है। अभी हमारे एक सीरियल आता अनुपमा, उसके अंदर यही हुआ था, वो जो क्या बोलते गौतम था, वो उसको दूसरे को क्या कहते इंस्टिगेट किया, वो चिल्लाया, घर में झगड़े हो गए, तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे इंस्टिगेट किया। तो देखो सीरियल देखते ना, तो वहाँ भी लॉ के शब्द सीखे जाते हैं। ऐसे हम इंस्टिगेट नहीं बोलेंगे पर सीरियल से जल्दी याद हो जाते हैं। तो इंस्टिगेट करना मतलब किसी और को अबिट करना। कहाँ से कहाँ तक, 16 से 18। तो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी आया, 2 में सेक्सुअल ऑफेंसेस हुआ, 3 के अंदर आपने क्या किया, आपने जो पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए यूज़ किया, 4 में आपने अबेटमेंट और अटेम्प्ट किया। और ये अबेटमेंट और अटेम्प्ट और कहाँ पढ़ते हैं, BNS में। लिखो BNS, बीच बीच में लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो लिखो BNS के अंदर सेक्शन नंबर 45 जो हैं वो अबेटमेंट की बात करता है। तो लिख दो सेक्शन 45 अबेटमेंट की बात करता है, अबेटमेंट की बात करता है, लिख दिया। और दूसरा लिखो ये ना कमिट ऑफेंस कहाँ गया, अटेम्प्ट, या अटेम्प्ट दिख रहा है प्रयत्न, इसके साथ लिखो BNS सेक्शन नंबर 62। पहले IPC होता था 511, अब ये हो गया हमारा 62। तो ये बीच बीच में सेक्शंस लिखते रहेंगे ना तो आपको याद आता रहेगा, और ये हमेशा याद रहेगा। ऐसे लाइन से याद करते थोड़े कम याद रहते हैं, पर बीच बीच में से पकड़ोगे तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर आता आपके पास, अब देखो इधर देखो सब जने, प्रीलिमिनरी आया, सेक्सुअल ऑफेंस बता दिया, पोर्नोग्राफी बता दी, और अबेटमेंट हो गया, यानी ये सारे ऑफेंसेस बता दिए। अब जब ऑफेंस करोगे तो कोर्ट जाना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो जेल में जाने के लिए प्रोसीजर आ गया, ये रहा चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर 5 कहता है यदि किसी बच्चे के साथ कोई ऑफेंस होता है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी जाके अपन को रिपोर्ट देनी पड़ेगी ना। तो यह आ गया प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केस, मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। जब भी ऑफेंस होता है तो अपन क्या करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। तो यहाँ पर भी जाओ पुलिस थाने और जाके अपनी FIR दर्ज कराओ कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ, फिर आपसे बातचीत करेंगे और आपकी बातों को लिखेंगे। कहाँ से कहाँ तक, 19 से लेकर 23। ये जो सेक्शन 19 दिखाई दे रहा है ना, ये भी राजस्थान ADJ के अंदर, राजस्थान ADJ लॉ पेपर में पहला क्वेश्चन यही था हमारे, जो भी मैं राजस्थान ADJ का एग्जाम दिया ना मैंने, उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था वो यही था।
और बकायदा 19 में पूरे 7 सबसेक्शन लिख के आई हूँ मैं, और पूरे 3 में से 2.5 नंबर दिए है। जगह ही नहीं थी, पता नहीं आधा नंबर क्यों काट लिया, उनको अच्छा लगा। वो कहते नंबर तो मैं काटूंगा, पूरे तो ना दूं, बट बड़ा मजा आया मुझे क्योंकि पूरे 7 के 7 सबसेक्शन बढ़िया से याद थे, पूरा लिख के आई तो 2.5 नंबर मिले मुझे 3 में से। तो मैंने क्या किया, 19 से 23 रिपोर्टिंग की, उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने उनको मेरी पूरी बातें बताई, 19, 20, 21, 22, 23। फिर रिकॉर्डिंग होती है, अब क्या करेगा, कोर्ट के सामने मैटर जाएगा, तो कोर्ट के सामने मैटर जाएगा तो किसको बुलाना पड़ेगा, मैटर जाएगा तो स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे। तो अगला कहता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। याद करो, जब भी आप BNSS के अंदर FIR दर्ज करते हैं तो FIR दर्ज होने के बाद क्या करते हैं, आपसे बातें पूछते हैं कि नहीं, पुलिस क्या करती है, आपकी स्टेटमेंट लिखती है कि नहीं। तो यहाँ पर भी जैसे रिपोर्टिंग होगी फिर दोनों पक्षकारों की स्टेटमेंट ली जाती है, स्पेशली बच्चे की, कि भैया उसने झूठी FIR तो नहीं लिखाई, आजकल कुछ पता नहीं चलता है, लोग किसी के भी ऊपर झूठी कर देते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। बालकों के कथन को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया कौन लिखेगा, सेक्शन 24 में पुलिस लिखेगी, 25 में जज साहब लिखेंगे, 26 और 27 में जब जब जरूरत पड़ेगी तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और 27 में उस बच्चे की मेडिकल कराई जाएगी, ये पता करने के लिए उसके साथ क्या हुआ। तो 19 में चैप्टर नंबर 5 में अपने रिपोर्टिंग करा दी, और 6 के अंदर अपने क्या की, स्टेटमेंट ले लिया। अब स्टेटमेंट कंप्लीट, अब जाना पड़ेगा जज साहब के पास। तो कौन जज साहब मैटर सुनेगा, तो सब सारे जज साहब एक जैसे नहीं होते हैं, अलग रखने पड़ेंगे ना, अलग लॉ है, तो हमें स्पेशल कोर्ट बुलाना पड़ा। किसको बुलाना पड़ा, विशेष न्यायालय। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखो, ये जो विशेष न्यायालय होता है ये लिखो इक्वल टू सेशन कोर्ट होता है। तो यहाँ पहला तो क्या सीखा अपन है, स्पेशल कोर्ट इक्वल टू सेशन कोर्ट। विशेष न्यायालय सेशन न्यायालय के बराबर होता है। तो विशेष न्यायालय के पास कैसी शक्तियाँ होती है, सेशन न्यायालय जैसी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है साहब, हो गई शक्तियाँ। अब तो बताओ इसकी अपील कहाँ होगी, चंद्रिका तुम्हें सिखाया था मैंने, स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट के बराबर होता है, तो अपील कहाँ होती है, नहीं मैंने क्या सिखाया, सेशन कोर्ट की अपील कहाँ होती है, तो स्पेशल कोर्ट की कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। याद है लास्ट क्लास एक पढ़ा था तो बताया था मैंने, तो लिख दो, एक लाइन लिखो कहीं से, या हमेशा के लिए याद रहेगा, कहीं साइड में लिखो, कहीं साइड में लिखो, विशेष न्यायालय सेशन कोर्ट के बराबर होता है, स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट के इक्वल होता है, स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट के इक्वल होता है, सेशन कोर्ट के इक्वल होता है। इसलिए विशेष न्यायालय की अपील भी हाई कोर्ट में ही होती है, इसलिए स्पेशल कोर्ट की भी अपील हाई कोर्ट में ही होती है, हाई कोर्ट में ही होती है। अब कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो हमेशा स्पेशल कोर्ट के अपील हाई कोर्ट, ये नॉलेज के लिए सिखाया क्योंकि बार बार आपके काम पड़ेगा। ओके, तो नाउ चैप्टर नंबर 7 कहता हम स्पेशल कोर्ट लाएंगे 28 से 32 आ गया। एक और नई चीज सिखाऊं आज, स्पेशल कोर्ट की परमिशन कौन से आर्टिकल के तहत मिलती है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या ऑल ऑफ द अबव। क्या कहा, ये विशेष न्यायालय आपके कहाँ मिलते हैं, स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश होता है, ये राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है स्पेशल कोर्ट को एस्टेब्लिश कराना हमारे काम के लिए। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 क्लोज 3, या फिर आर्टिकल नंबर 21, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताओ, उपरोक्त सभी। चंद्रिका, ऑल ऑफ द अबव गलत जवाब। ममता, स्पेशल कोर्ट कहाँ से आता है, ममता, आर्टिकल 19 तो नहीं होगा, हाँ फिर कौन सा होगा, 21 में भी नहीं होगा। तो नहीं होगा। कौन बनेगा करोड़पति खेल रही है, 19 तो नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, तो होगा क्या, मैम कंफर्म करना है, लॉकर। आर्टिकल 15। गलत जवाब, आर्टिकल 14। क्यों, आर्टिकल 15 क्लोज 3 महिला और बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बनाने की बात करती है, लेकिन हम सब एक है, महिला पुरुष एक है, बच्चे बड़े सब एक है, संसार में मनुष्य बन के आ गए, तो राइट टू इक्वालिटी है या नहीं, समानता का अधिकार है। बच्चा है तो मैं क्या करूं, मुझ पे एहसान कर रहा है क्या, आप बस में कहीं जा रहे हो, कोई बच्चा बोले सीट दे दो, अपन क्या बोलते हैं,
बच्चा तो मैं क्या करूं भाई, मैं भी टिकट लेके बैठा हूं, समानता का अधिकार है, बोलते नहीं बोलते हैं? तो भाई जब समानता का अधिकार है तो सेशन कोड बना हुआ, स्पेशल कोड क्यों? तब यहाँ पे कहा है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो याद रखना स्पेशल कोड एस्टेब्लिश होता है 14 में और स्पेशल लॉ आया है महिला और बच्चों के लिए 15(3) में। बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है। कानून आने से स्पेशल कोड तो अलग से आएगा ना, तो ये लिख लो। बच्चों के लिए स्पेशल एक्ट बनता है 15(3) में, लेकिन स्पेशल कोड एस्टेब्लिश होता है क्योंकि चलो एक तरफ मान भी लिया कि 15(3) में हुआ साहब स्पेशल कोड, तो फिर एनडीपीएस का स्पेशल कोड कहाँ से आया, फिर एससी/एसटी का स्पेशल कोड कहाँ से आया, फिर आईटी का स्पेशल कोड कहाँ से आया? सही है गलत है? फिर वो कहाँ जाएगा, एनडीपीएस थोड़ी क्या 15(3) में। इसलिए याद रखना कि महिला और लिखो लिखो, नोट लगाओगे साइड में जगह पे, महिला और बच्चों के लिए, महिला और बच्चों के लिए स्पेशल कानून बनता है आर्टिकल 15(3) में। आर्टिकल 15(3) में बट स्पेशल कोड एस्टेब्लिश होता है, बट स्पेशल कोड एस्टेब्लिश होता है, स्पेशल कोड एक मिनट, बट स्पेशल कोड एस्टेब्लिश होता है आर्टिकल 14 में। हाँ बेटा आप लिखो, विशेष कानून महिलाओं और बच्चों के लिए, विशेष कानून महिलाओं और बच्चों के लिए आर्टिकल 15 क्लोज 3 में बनाए जाते हैं। विशेष कानून महिलाओं और बच्चों के लिए आर्टिकल 15 क्लोज 3 में बनाए जाते हैं, आर्टिकल 15 क्लोज 3 में बनाए जाते हैं। बट विशेष न्यायालय की स्थापना, बट विशेष न्यायालय की स्थापना, विशेष न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 14 के तहत की जाती है, आर्टिकल 14 के तहत की जाती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 7 में विशेष कोर्ट आ गया। अब विशेष कोर्ट क्या करेगी, काम करेगी, प्रोसीजर करेगी। तो प्रोसीजर एंड पार्ट्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस। अब ये विशेष न्यायालय जो हैं, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां और साक्ष्य का अभिलेखन करेगी सेक्शन 33 से 38। याद करना कैसे, मैंने कैसे याद किया चंद्रिका, इधर देख 3 इसको 8 बना दिया 38। क्यों याद, कितना याद करोगे, है तो छोटा सा दिमाग, तो दिमाग लगा के याद करना होता है, ट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब ये स्पेशल कोड किसके बराबर है, सेशन कोड के। ये तो स्पेशल लॉ है, प्रोसीजर लॉ तो है नहीं, तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो करेगा BNSS की सेशन ट्रायल। तो लिखना अपने नॉलेज के लिए, स्पेशल कोड यहाँ पे सेशन ट्रायल जो BNSS में है उसको फॉलो करती है। तो याद रखना जितने भी स्पेशल कोर्ट होते हैं वो हमेशा जो ट्रायल का प्रोसीजर होता है वो कौन सा फॉलो करती है, BNSS वाला ही फॉलो करती हैं। कौन सा करती है, BNSS वाला ही। वैसे यहाँ पे उसकी प्रोसीजर दिया हुआ है बट उसको भी फॉलो करती है क्योंकि बाकी सारी प्रोसीडिंग तो वहीं से निकल के आती ना, तो उसको करती है। तो बच्चे के लिए तो पोक्सो के अकॉर्डिंग चलेगी और जब पनिशमेंट देनी होगी ऑफेंडर को तो कैसे चलेगी, BNSS के थ्रू चलेगी। ओके, तो क्या कहा, पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग द एविडेंस सेक्शन नंबर 33 से 38। और देना था चैप्टर नंबर 9, लास्ट चैप्टर, इसको बोलते प्रकरण यानी विविध। और एक्स्ट्रा जो भी सेक्शन है वो इसमें डाल दिए जाते हैं, सेक्शन नंबर 39 से 46। और हर कानून का जो मिसलेनियस होता है बड़ा काम का होता है, बड़ी अच्छी चीजें निकलती है। BNSS के मिसलेनियस में इनहेरेंट पावर दी गई है हाई कोर्ट की, तो लास्ट चैप्टर को कभी हल्के में नहीं लेना है। तो आप कभी पढ़ने बैठो ना, सेल्फ स्टडी करते हो, मन नहीं लगता है, तो सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ो फिर लास्ट चैप्टर पढ़ो। पढ़ने के बहुत तरीके हैं, नहीं समझ आया कभी बीच में से पढ़ लो, ये तो हमेशा आगे का पढ़ के छूट जाता, दाएं बाएं पढ़ते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे होते अपने 10 चैप्टर कंप्लीट, तो 9 चैप्टर। तो आपका आज का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इन चैप्टरों को अपने घर पे 5 बार लिखना है और क्लास में आके बिना देखा देख बताना है। एज वेल एज जैसे कि आपने देखा है कि जो लाइव क्लास है मैंने वही रिकॉर्ड करके आपको दी है। आप लोग भी हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ADJ के बैचेस चलते हैं, जुडिशरी के चलते हैं, APO के चलते हैं, जेलों के चलते हैं। जो भी पढ़ाती हूँ वो पूरा जीरो से पढ़ाती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जो बच्चा मेरे पास आया है उसको अभी कुछ नहीं आता है, उसको हमेशा जीरो से ही पढ़ाती हूँ। पहले उसको कानून का नॉलेज होना चाहिए, चैप्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, सेक्शंस के टाइटल, चैप्टर्स के टाइटल पता होना चाहिए। आफ्टर देन हम अंदर चलना शुरू करते हैं और उसी के अंदर हर एक सेक्शन को पूरा डिटेल ही पढ़ाते हैं फाउंडेशन पेज में। तो ADJ के फाउंडेशन पेज अवेलेबल हैं और जुडिशरी के हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस 3 मोड में चलती हैं, आप क्लासरूम में आके पढ़ सकते हैं, जैसे भी चंद्रिका बैठी है। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं जैसे आप ममता को सुन पा रहे हैं, और आप केवल रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, तीनों कोर्सेज में फीस एक ही होती है,
चाहे आप ऑनलाइन लो तब भी फीस वही लगेगी, ऑफलाइन लो तब भी वही लगेगी और रिकॉर्डिंग में वही लगेगी। तो हमें क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, जिस कोर्स को ज्वाइन करना है उसकी फ़ीस की डिटेल के लिए, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसकी डिटेल के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।